हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, CFM जून 25 पेपर पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। नहीं देखा होगा तो फटाफट देख लेना, नहीं शेयर किया होगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलो, वीडियो फटाफट लाइक कर देना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, पहले इजी, फिर मीडियम, फिर टफ, इस सीक्वेंस में मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, ठीक है। तो और क्या क्या इजी थे वो अपन कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन 4B। क्वेश्चन 4B, अब ये पढ़ा होगा तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ा होगा तो टफ लगेगा आपको, ठीक है। तो ROE का कंसेप्ट है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, तो पढ़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर टू सिमिलर कंपनीज, ठीक है। दो सिमिलर कंपनीज हैं, ठीक है, और उनको हमको कंपेयर करना है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का एक का है 23%, एक का है 20%। एसेट टर्नओवर रेशो एक का है 1.25 टाइम्स, दूसरे का है 1.5 टाइम्स। फाइनेंशियल लेवरेज 1.5 टाइम्स और बी का है 1.4 टाइम्स, ठीक है। पूछा क्या है, कैलकुलेट ROE फॉर A एंड B लिमिटेड, विच कंपनी हैज हायर रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, वो तो देख के ही पता चल जाएगा। व्हाट इज द रीजन फॉर हायर ROE, ठीक है। बहुत ही फ्री के मार्क्स हैं, 5 मार्क का ये क्वेश्चन है, काफी इजी है। तो बताओ क्या है ROE। ROE का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है, यही 3 आइटम्स जो दिए हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर रेशो इंटू फाइनेंशियल लेवरेज, यही उसका फॉर्मूला है। और तीनों चीजें दी हुई हैं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बोलो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में डेटा तो दिया ही है, सेम आप पहले छाप सकते हो और फिर डायरेक्टली आप ROE लिख सकते हो। तो ABC आप पहले लिख लो एज इट इज, फिर A इंटू B इंटू C, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। करो, तो 1.25 इंटू 1.5 इंटू 23%। अब ये परसेंट आपको सिर्फ दबाना नहीं है, ठीक है, मतलब वो आंसर परसेंटेज में ही आएगा। अगर आप परसेंटेज दबा देते हो, ठीक है, दबा सकते हो, लेकिन वो डेसिमल में आ जाएगा। फिर ROE को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए 23% जो है उसको 23 ही लेना है, परसेंटेज हटा देना है। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। तो 23 इंटू 1.25 इंटू 1.5 ऐसे लेना है, तो 43.125, और ये डायरेक्टली क्या रहेगा, परसेंटेज, ठीक है। सिमिलरली 20 इंटू 1.5 इंटू 1.4, तो ये आएगा 42%। तो ये आ गया आपका पहला आंसर कि ROE निकालो। ABC पहले तीनों लिखना जैसे टेबल दिया है, ठीक है। ये ABC ऐसे तीनों लिख लेना। फिर ये आ गया आपका D, फिर आएगा E। बोलो किसका हायर ROE है, ठीक है, दिख रहा है A लिमिटेड का हायर ROE है। A लिमिटेड हैज अ हायर ROE देन B लिमिटेड, ठीक है। और F फिर पूछा है कि रीजन क्या है। बोलो, रीजन इनके कंपैरिजन से आपको समझ में आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो A का ज्यादा है, टर्नओवर रेशो कम है, ये उसके खिलाफ है। टर्नओवर रेशो जितना ज्यादा रहा उतना अच्छा होता है, तो A का टर्नओवर रेशो कम है तो वो उसके फेवर में नहीं है। हमको फेवर में बताना है कि क्यों ज्यादा है। तो एक तो उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, सेकेंड है उनका फाइनेंशियल लेवरेज बेटर है, फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है, ठीक है, तो ये भी फेवरेबल माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि A लिमिटेड हैज बेटर नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड हायर फाइनेंशियल लेवरेज, hence it has higher ROE। फ्री के 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट पूरा पूरा मत छोड़ो, ठीक है, इजी क्वेश्चन आ रहा है उसमें से। ROE का कंसेप्ट जरूर आप कवर करके जाना, ठीक है। लिखो,
आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ थोड़ा एफएम पे। एफएम के इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले देख लेते हैं आरएसआई। सेकेंड टाइम ये आया है, पहले भी एक बार आ चुका है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, पढ़ के गए होंगे तो फ्री के 5 मार्क्स आपको मिल गए होंगे। ठीक है, काफी सिमिलर, पूरा सेम क्वेश्चन है। आ जाओ, आरएसआई। सन स्टार लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हु शेयर्स प्राइजेस फॉर द लास्ट 14 ट्रेडिंग सेशंस आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द आरएसआई। ठीक है, 14 सेशंस दिए हुए हैं, प्राइस दिया हुआ है। बोलो क्या करते हैं इसमें, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है कि एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस पर डे आपको निकालना है। सेकंड, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। और फिर थर्ड स्टेप पे आता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि होता है 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RS। ठीक है, ऐसे ये निकलता है। 3 स्टेप्स होती हैं सिंपल। ठीक है, चलो पहला स्टेप, सबको हेडिंग दिया करो। ठीक है, मैं चीज़ें ज़्यादा नहीं लिख पाता हूं, पर आपको लिखना है। ठीक है, तो सेशन नंबर, फिर है प्राइस, शेयर प्राइस, और फिर आपको 2 कॉलम ऐड करने हैं, गेन लॉस। ठीक है, ऐसे 4 कॉलम्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, प्राइस भी लिख दो पहले, 334 344 335 312 334, लिखने में भी गलती नहीं होनी चाहिए, 334 348 314 309 316 339 347 317 333 340। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमको डे वाइज गेन या लॉस निकालना है। ठीक है, डे 1 हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्योंकि वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। प्राइस का चेंज निकालना है, चेंज, चेंज 2 प्राइजेस में होता है। तो डे 1 हमेशा, इसलिए बेस हमेशा 0 होता है, कुछ नहीं लेते हैं। अब सेकेंड सेशन से गेन या लॉस निकालना है, तो ये 2 प्राइस को कंपेयर करना है। स्टार्टिंग पॉइंट डे 1 सेशन का है 334 और वो 344 हो गया, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, गेन। प्राइस इंक्रीज होने से गेन होता है, प्राइस कम होने से लॉस होता है। इतना बेसिक बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो 344 माइनस 334, तो 10 रुपए आपका गेन आया। फिर 344 से 335 यानी कम हो गया, तो लॉस आएगा। बोलो कितना आएगा, 9। फिर और कम हो गया, 335 माइनस 312, तो 23 का लॉस आएगा। फिर बढ़ गया, 334 माइनस 312, 22 रुपीज़ बढ़ गया। फिर और बढ़ गया, 348 माइनस 334, 14 रुपीज़ और बढ़ गया। फिर एकदम डिक्लाइन हो गया, 348 माइनस 314, 34 का लॉस हो गया। फिर और कम हो गया, 5। फिर बढ़ गया 7, फिर और बढ़ गया 339 माइनस 316, 23 का गेन हो गया। फिर और बढ़ गया 347 माइनस 339, 8। फिर कम हो गया 30, तो लॉस आएगा। फिर बढ़ गया 333 माइनस 317, 16 रुपीज़, और फिर और बढ़ गया 7 रुपये गेन। ठीक है, तो ले लो टोटल, पहले आएगा टोटल, फिर नंबर ऑफ सेशंस,
जिसमें गेन या लॉस हुआ है, और फिर आएगा एवरेज गेन और लॉस, ठीक है। टोटल मारो 10 + 22 + 14 + 7 + 23 + 8 + 16 + 7, तो ये आएगा 107। और सेशंस किस में काउंट करेंगे? जितने में गेन हुआ है, डैश वाले काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेशंस में गेन हुआ है। लॉस टोटल मार लो 9 + 23 + 34 + 5 + 30, यानी 101। और कितने सेशंस में लॉस हुआ है? 1 2 3 4 5, तो एवरेज ले लो 107 डिवाइडेड बाय 8, 13.375, 101 डिवाइडेड बाय 5, 20.2। तो ये हो गया आपका एवरेज गेन और एवरेज लॉस, ये हो गया पहला स्टेप। अब ले लो सेकंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एवरेज गेन पर डे अपॉन एवरेज लॉस पर डे। तो 13.375 अपॉन 20.2, ठीक है, डेसिमल में आएगा 13.35 डिवाइड बाय 20.2, तो ये आएगा 0.66, ठीक है। और फिर थर्ड आएगा RSI 100 - 100 अपॉन 1 + RS, तो 100 - 100 अपॉन 1 + 0.66, तो 100 - 100 अपॉन 1.66 निकालो। 100 डिवाइडेड बाय 1.66, तो ये आएगा 60, 100 - 60.24, तो ये आएगा 39.76 और 40, ठीक है, अप्रॉक्स। तो 40 आपका RSI है। इसमें कैसा है ना, थेरी जो होती है इसकी RSI की, वो बताती है कि आपका शेयर ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है। 30-70 की ऐसे रेंज होती है, 30 से कम है तो ओवर सोल्ड है, फिर या 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है, उसके बीच में है तो इधर वेज वो जा सकता है, ठीक है। तो वो सब बताता है, लिखो। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा इसमें करना नहीं है। एक दो बार भी आपने प्रैक्टिस किया तो आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा गलती होने के चांसेस नहीं है। लिखो। चलिए बढ़े आगे। तो ये फिर से रिपीट हो सकता है, काफ़ी इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6A, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, MM अप्रोच, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ। विन सम लिमिटेड इज कॉन्टेम्पलेटिंग इशू ऑफ शेयर्स फॉर एन एक्सपांशन प्रोजेक्ट। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 15%। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख शेयर्स। शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि P0, बिगिनिंग ऑफ द ईयर P0, एंड ऑफ द ईयर P1, तो P0 दिया हुआ है, ठीक है, 120। डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड यानी कि D1 दिया हुआ है 2 रुपीज पर शेयर। एक्सपेक्टेड नेट इनकम, ठीक है, E दिया हुआ है 50 lakhs, और न्यू इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी है वो है 1 करोड़। पूछा क्या है, अज्यूमिंग MM अप्रोच दैट इज थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड टू मार्केट वैल्यू इज फॉलोड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इस टिपिकल क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें कुछ भी सरप्राइजेस नहीं होते, ऐसा ही क्वेश्चन लगभग आता है, कुछ भी ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इसमें करना क्या होता है, ये थ्योरी कहती है कि जो भी आप कमाते हो, जो भी मैं अर्न कर रहा हूं, पहले मैं उससे डिविडेंड बांट दूंगा और बाकी पूरा पैसा मैं अपने ही प्रोजेक्ट में, आगे का जो भी मेरा न्यू इन्वेस्टमेंट है उसमें मैं री इन्वेस्ट करूंगा।
मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स पूरा री इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो शॉर्टफॉल आएगा नए इन्वेस्टमेंट में उतना हम नए शेयर इशू करके हम रेस करेंगे। आए ख्याल में? तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले देखो आपने कमाया कितना है वो दिया है, अब इसमें से आप माइनस करो डिविडेंड, आपके कितने शेयर्स हैं और कितना डिविडेंड है वो भी दिया हुआ है, तो वो निकल जाएगा और हम माइनस कर देंगे, उससे पता चलेगा रिटेन्ड अर्निंग कितना है, हमारी कमाई में से कितना हम रिटेन करेंगे, तो वो हम री इन्वेस्ट कर लेंगे। तो नया इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ में से वो माइनस हो जाएगा, री इन्वेस्ट जितना आप कर रहे हो माइनस कर लो, तो उससे पता चलेगा कि आपको नए शेयर इशू करके कितना पैसा रेस करना है। और अब आपको लगेगी प्राइस, क्योंकि नया प्राइस जो है, प्राइस एट द एंड दिया ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है, कमाई भी एंड ऑफ द ईयर में हो रही है, डिविडेंड भी एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है, सब एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है, लेकिन प्राइस आपको बिगनिंग की दी है, तो वो बिगनिंग वाली प्राइस आप यहां यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको MM अप्रोच का फॉर्मूला यूज करना है, P0 से P1 निकालना है, और जो नया न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप पैसा रेस करोगे वो P1 प्राइस पे रेस करोगे, तो कितना अमाउंट हमको चाहिए रेस करना है डिवाइडेड बाय P1, इससे हमको पता चलता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, जो कि आपको पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो टोटल नंबर पूछा है, एग्जिस्टिंग प्लस जो नए आप इशू कर रहे हो वो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। और फिर उस नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप P1 से मल्टीप्लाई कर लो प्राइस एट द एंड से, तो आपको सेकेंड आंसर भी मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ज्यादा सरप्राइजेस इसमें नहीं होते हैं, सिंपल होता है। अब इसको आप टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करना है वैसा भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर्स मैच करना है। अब अगर इसमें पॉइंट वाला कुछ आया, राउंड ऑफ वाला आया, तो माइनर आंसर अलग अलग आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो स्टार्ट करें, आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या होगा, हम निकालेंगे, अब आप टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, सबसे पहले मैं निकालूंगा, टेबुलर में बहुत प्लानिंग लगती है, ठीक है, तो बेटर है आप रैंडम निकालो, कंसेप्ट का जो फ्लो मैंने आपको बताया वैसा आप निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स निकालो। रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड नेट इनकम माइनस डिविडेंड पेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड नेट इनकम दिया हुआ है 50 लाख, माइनस डिविडेंड आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एट द बिगनिंग पे ही पूरा डिविडेंड पे होता है, तो 1 लाख आपके पास शेयर्स हैं और 2 रुपए पर शेयर आप डिविडेंड दे रहे हो, दिया हुआ है, तो 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज, 50 लैक्स माइनस 2 लैक्स 48 लैक्स, तो 48 लैक्स तो आपकी इनकम को ही आप री इन्वेस्ट करोगे, तो वो रेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां सेकंड में आएगा अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स या थ्रू फ्रेश इशू, जो भी बोलो। ठीक है, तो 1 करोड़ मेरा न्यू इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कितना अमाउंट रेस करना है? न्यू इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो कि दिया रहता है माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स जो आपने ऊपर निकाला है, तो 1 CR माइनस 48 लैक्स, तो आपको फ्रेश शेयर्स से कितना रेस करना पड़ेगा? 52 लैक्स। सिंपल है, यहां तक कुछ भी ज्यादा मैथ साइंस कॉमर्स कुछ भी नहीं, सब बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट है। अब आपको प्राइस लगेगा, अमाउंट रेस करना है 52 लैक्स, अब एक शेयर कितने में इशू हो रहा है वो पता करना पड़ेगा, वो दिया नहीं है, प्राइस एट द बिगनिंग दिया है, प्राइस एट द एंड होना, ठीक है, तो वो अब फॉर्मूला यूज करेंगे, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको मतलब याद करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि आज का जो हमारा प्राइस है, वो क्या है? वो डिविडेंड और जो प्राइस होगा हमारे एंड ऑफ द ईयर का, उसका डिस्काउंटिंग करके आज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के क्या होता है? डिस्काउंटिंग। याद आ रहा है कुछ? तो बस आप क्या कर रहे हो, D1 और P1 आपका जो प्राइस है उसमें 2 चीजें आती है, जो एंड ऑफ द ईयर में आपका प्राइस होगा वो,
और प्लस साल के बीच में जो डिविडेंड मिला वो भी आएगा। तो ये दो चीजों को मिला के उसको आज की वैल्यू पे लाओ, डिस्काउंटिंग करो एक साल, तो आपका आज का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल है, कुछ भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता रटना पड़ेगा। एक बार आपने दिमाग लगा के उसको समझ लिया फिर अपने आप वो याद आ जाता है। ठीक है, तो बोलो D1 दिया हुआ है 2 रुपीज, P1 हमको निकालना है। ठीक है, P0 दिया हुआ है, P0 कितना दिया हुआ है 120, P1 निकालना है 1 प्लस कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 15% यानी कि 0.15। ठीक है, जब भी 1+1+1 हो कहीं भी तो आपको जो भी परसेंटेज वाला होता है, जो भी कॉस्ट होता है वो डेसिमल में ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहां भी इसलिए मैं डेसिमल में ले रहा हूं क्योंकि 1 प्लस समथिंग है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। अब 1 प्लस 1.15 कितना होता है 1.15, 1.15 को उधर लेके जाओ, 120 इंटू 1.15 तो ये आएगा 138 इज इक्वल टू 2 प्लस P1। तो 2 को उधर लेके जाओ, P1 इज इक्वल टू 138 माइनस 2। ठीक है, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 136। ये आ गया आपको प्राइस। और अब निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 52 lakhs अपॉन 136, 38,235। अब पॉइंट में भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, आप गैस नहीं कर सकते कि हर क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। जबरदस्ती का स्ट्रेस मत लो, पॉइंट में ले लो भले, या राउंड ऑफ कर लो, राउंड अप कर लो, राउंड डाउन कर लो, जैसा करना है करो। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंस्टीट्यूट ने पॉइंट में नहीं लिए हैं, जो कि बहुत लॉजिकल है। शेयर्स पॉइंट में होते ही नहीं है। ठीक है, और राउंड अप करना है, राउंड ऑफ 10 शेयर्स 100 शेयर्स ऐसा भी लिखा हुआ नहीं है, पर शेयर्स एटलीस्ट पॉइंट में मत लो। ठीक है, इतना लॉजिक तो आप याद रख सकते हो। तो मैं राउंड डाउन कर रहा हूं, 0.29 है, 0.5 के नीचे है तो मैं राउंड डाउन कर रहा हूं, तो 38,235 शेयर्स मैं उसको लिख रहा हूं। तो अब पहला आंसर आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे। तो शेयर्स एट द बिगिनिंग जो कि दिए हुए हैं प्लस फ्रेश शेयर्स इशूड। ठीक है, बोलो कितना आएगा 1 लाख प्लस 38,235, तो 1,38,235 शेयर्स। ये आपका आ गया फर्स्ट आंसर। अब आएगा सेकेंड आंसर, बोलो मार्केट वैल्यू एट द एंड। बोलो क्या आता है मार्केट वैल्यू एट द एंड, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है एट द एंड जो ऊपर आपने निकाला, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड यानी P1। डायरेक्ट P1 भी लिख सकते हो। तो यही 138,235 इंटू 136 जो ऊपर निकाला, 138,235 प्लस इंटू 136, तो 1,87,99,960 ये आपका मार्केट वैल्यू आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऐसा ही है, इसमें मिस्टेक आप नहीं कर सकते। राउंड ऑफ के वजह से थोड़ा फर्क आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, सब लिख लो अगर आपको अपने आप पे डाउट होता है तो, ये फालतू चीजों की वजह से। ठीक है, चलो तो ये पूरा ऐसा फ्लो है, मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन ये होता है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब आ जाओ आपके फेवरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो भी ठीक ठाक सिंपल है, पहले देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी
पॉइंट पे आ जाओ। रीटा वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट हर सेविंग्स इन सर्टन एन्युटी प्लान्स, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इज 2 लाख रुपीज पर एनम। पर एनम मतलब यही एन्युटी का अमाउंट है, हर साल जो आप इन्वेस्ट करते हो उसी को एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 5 years इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंपाउंड एट 10% पर एनम। एनुअल कंपाउंडिंग है नॉर्मल 10% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। क्वेश्चन मतलब क्या कैटेगरी का है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब इसमें दो चीजें होती हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। तो दिया हुआ है अज्यूमिंग, अलग अलग दोनों सिचुएशन में आपको निकालना है। अज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि नॉर्मली होता है ऑर्डिनरी एन्युटी, और फिर है अज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हो वो एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से होता है। बोलो क्या फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से? बोलो। तो पहले होता है 1 प्लस आर या आई जो भी लो, ठीक है, 1 प्लस आर आई जो भी लो, रेज टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है, जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला कैसे याद करना है वो बता रहा हूं। तो 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, और एन्युटी को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। निकालो क्या आएगा, एन्युटी कितना है 2 लाख रुपए इंटू 1 प्लस आई, सब एनुअल है तो कुछ भी डिवाइड नहीं करना है आपको, 0.1 यानी 10%, और 5 ईयर्स के लिए रेज टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.1, ठीक है। पहले वो ऊपर का निकालो ब्रैकेट, तो 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1, 1.1 का 5th पावर निकालना है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इंटू इक्वल टू करोगे तो स्क्वायर आएगा, तो इंटू इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर यानी 2। अब इक्वल टू दबाओ, एक बार इक्वल टू दबाओगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 2 के आगे अब काउंटिंग चालू करनी है, ठीक है। इंटू इक्वल टू करके स्क्वायर आ चुका है और 5 तक जाना है, ठीक है। तो मेरे स्क्रीन पे 2 का आंसर आ चुका है, इक्वल टू दबाऊंगा 3 4 5, तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, स्टेप बाय स्टेप लिखो। तो ये आ गया 1.61051 माइनस 1 अपॉन 0.1। बोलो न्यूमरेटर अब सॉल्व करो, 1.61 जो भी है माइनस 1 इंटू 1, ये आएगा तो कितना आएगा अभी 0.61051 डिवाइडेड बाय 0.1। तो अब वो डिवाइड करो उसको 0.1 से, तो 2 लाख इंटू 6.1051, तो ये आएगा 12,21,020। अब आपने किसने 6.11 कर दिया, 6.105 कर दिया, ठीक है, चलता है, उतना डिफरेंस चलता है, ठीक है। राउंड ऑफ कर सकते हो जैसा आपको करना है, ठीक है। लिख दो यहां थोड़ा डिफरेंस चलता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस चलता है, राउंड ऑफ जैसा करोगे वैसा थोड़ा सा आंसर बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से। अब सिर्फ बिगिनिंग में क्या करते हैं अपन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर हम बिगिनिंग पे इन्वेस्ट करेंगे तो। अब बिगिनिंग में देखो क्या हो रहा है, बिगिनिंग एंड में फर्क क्या है, बिगिनिंग एंड में क्या फर्क है। अगर मैं एंड ऑफ द ईयर में कर रहा हूं तो मेरा नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई हो ही रहा है। बिगिनिंग में कर रहा हूं, बिगिनिंग मतलब जल्दी, हर साल मैं बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उससे 1 साल का पूरा फर्क पड़ता है। कैसे होता है कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, एक रफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, रफ आइडिया दे रहा हूं, जैसा एक कॉमर्स स्टूडेंट को आता है वैसा, ठीक है। तो कॉमर्स स्टूडेंट टू कॉमर्स स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूं। तो नॉर्मल फॉर्मूला पहले क्या है कि ऐसे हमारे 5 साल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। और हम इससे क्या निकाल रहे हैं कि यहां पे इन्वेस्ट किया तो यहां उसका क्या वैल्यू आएगा, ये ऐसे हम ऐसा फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं कि एट एंड ऑफ 5 इयर्स इन सारे इन्वेस्टमेंट्स का यहां पे कितना वैल्यू होगा। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। बस अब देखो फर्क क्या है, ये ऐसा पूरा ढांचा है, इस पूरे ढांचे को ऐसे 1 साल आगे कर दो तो क्या होगा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो सेम आएगी, देख लो अच्छे से, ये ढांचा और ये नीचे का ढांचा सेम है, तो यहां की वैल्यू आपका मतलब एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से आ रहा है।
लेकिन हमारा एक्चुअली क्या हो रहा है, बिगनिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहां इन्वेस्ट कर रहे हो, यहां 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 और यहां, ऐसे 5 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहां जा रहा है, समझ रहे हो, 1 साल वो आगे जा रहा है। तो आपको आपकी जो वैल्यू फॉर्मूले से आ रही है वो यहां आ रही है कि 5 जो कैश फ्लोज हैं उसका एट द एंड ऑफ द 5वें साल कितना आ रहा है, वो आपका यहां निकल रहा है। पर क्योंकि आप बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहां पे वो आपका चौथा साल है, ठीक है। तो ये पूरे फ्यूचर वैल्यू को अगर आप 1 साल और कंपाउंड कर दो पूरे इसको, तो आपका एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर के हिसाब से वैल्यू आ जाएगा। तो बस इतना लॉजिक है उसमें, यही लॉजिक है बस कि 1 साल बस, और पूरे वैल्यू को 1 साल आपको और आगे लेके जाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसा होता है, नॉर्मल फॉर्मूला 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है। बस इसको अब 1 प्लस आई से और एक बार मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस आई का मतलब क्या है, आप 1 साल उसको और आगे लेके जा रहे हो। n यहां पे क्या है, यहां पे 1 है, मतलब 1 साल आप सिर्फ उसको आगे लेके जा रहे हो। तो बिगिनिंग और एंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें मतलब 1 साल का फर्क पड़ता है बस। तो बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल और वैल्यू आगे लेके जानी होती है। बिगिनिंग में इन्वेस्ट करने से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, ये भी लॉजिक ध्यान रखना। अगर आप एंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो जो वैल्यू आएगी, और बिगिनिंग में हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिगिनिंग में यानी आप जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो बस पूरा सेम है, 1 प्लस आई कर देना है, मतलब आप डायरेक्टली ऊपर का वैल्यू को भी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, बट प्रेजेंटेशन के लिए पूरा सॉल्व करो फिर से। अब आप 1-2 स्टेप में फटाफट उसको निपटा सकते हो। तो 2 लाख इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1, ठीक है। तो 2 लाख इंटू, बोलो ये सब कितना आया था, ये सब आया था 6.01051 इंटू 1.1, ठीक है, ये ऐसे इंटू 1.1 कर दो तो ये आएगा 2 लाख इंटू 6.7156 इंटू 2 लाख, तो ये आएगा 13,43,122, माइनर राउंड ऑफ आएगा अलग अलग, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक इजी था। तो दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ ये वाला, ये आपको ध्यान देना है। बिगिनिंग में 1 प्लस आई से और मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, लिखो। ठीक है, तो यहां पे भी थोड़ा डिफरेंस चलता है। चलो बढ़े आगे, पॉज करके आप अच्छे से सारी चीजें लिख लीजिए। तो ये भी ठीक ठाक इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और जो आपका इंडिफरेंस पॉइंट है वो ठीक ठाक मीडियम कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब यहां से मीडियम कैटेगरी आपकी चालू हो जाती है। चलो इजी वाले लगभग मैंने बता दिए। अब इजी इजी भी आप गिनोगे, ठीक है, इजी इजी गिनो कितने, थोड़ा रियलिटी चेक आपको देना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों की ना एक आंख बंद होती है, एक ही आंख से देखते हो, ठीक है। तो 1 2 यानी 8 मार्क हो गए, 3 और 5 यानी 8, ठीक है, 8 मार्क, 8 और 5, ठीक है, 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33, 33 5 38, 38 5 43, 43 5 48, यानी ऑलमोस्ट आधा पेपर, ऑलमोस्ट आधा पेपर मेरे हिसाब से इजी कैटेगरी में होता है। और बच्चे बोलते हैं सिंगल डिजिट में आ रहा है, आ ही नहीं सकता।
इनमें भी अगर आप मिस्टेक कर रहे हो मतलब आपकी प्रिपरेशन में गड़बड़ है। आप एक्यूरेसी, आप परफेक्शन, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से लिख के आओ, नंबर्स आपके एक्यूरेट होने चाहिए, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो 48 मार्क्स का आपका पेपर इजी कैटेगरी का है, यानी हर बच्चा इतना तो सॉल्व कर सकता है, और इसको सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटा भी नहीं लगना चाहिए। 1.5 घंटे में आपका मतलब 48 मार्क्स का सॉल्व हो जाता है, और एक्यूरेटली करोगे ना 40 प्लस तो आने ही है, 40 प्लस यहीं चाह जाते। अब मीडियम कैटेगरी पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। आ जाओ, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्वेश्चन 3A, समराइज बैलेंस शीट्स ऑफ HNS लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025 इज गिवन बिलो, ठीक है। HNS होल्डिंग एंड सब्सिडरी दिया हुआ है, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच, रिजर्व्स PNL, ठीक है, सब दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट्स और 48,000 शेयर्स इन S लिमिटेड, 48,000 शेयर्स इन S लिमिटेड, ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग कंपनी के बुक्स में होता है, ठीक है। S लिमिटेड हैज रिजर्व्स ऑफ 1,80,000 व्हेन H लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स इन S। डेट नहीं दी है, डेट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन ग्रामर में बता दिया है कि ये प्री है, ये प्री एक्विजिशन है, कि जब आपने खरीदा उस वक्त 1,80,000 के रिजर्व्स थे, मतलब वो सारे खरीदने के पहले कमाए गए थे। तो ये पूरा जो 180 है ये पूरे के पूरे प्री एक्विजिशन है, ठीक है। 180 ही दिया है, बैलेंस शीट में भी 180 ही है, मतलब पूरे रिजर्व्स सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन हैं। फिर है और दिया ये खुद ही, P&L बैलेंस ऑफ द S लिमिटेड वॉज फुल्ली अर्नड आफ्टर एक्विजिशन। क्या मतलब होता है इसका, कि पूरा का पूरा ये जो P&L है ये पोस्ट एक्विजिशन है, खरीदने के बाद कमाया गया है, उसी को क्या कहते हैं, पोस्ट एक्विजिशन। अब काफी लोग बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये मेरा ध्यान नहीं था इस पे। एडजस्टमेंट पे आपका ध्यान नहीं है तो मैं क्या बोलूं, आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हो और फिर रो रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आंखें खुली रखो ना भाई। मतलब बच्चे ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं, मतलब न चाह के भी ऐसा लगता है कि यार ये डिजर्व करता है, इसको सिंगल डिजिट में ही मिलने चाहिए थे। क्योंकि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, सोचो ना, बेसिक है, एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जाम है, कोई CACET का कोई ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं, एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जाम है, और आप इतने कैजुअल हो कि आप ये चीजों पे ध्यान नहीं रख रहे। देखो ये 10 रुपीज होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है, कितने शेयर्स हैं, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, बेसिक चीजें। वैसे ही पूरे पूरे एडजस्टमेंट में जो चीजें दी हैं वो आप ध्यान नहीं था मेरा ऐसा बोल रहे हो, तो फिर आप सीरियस नहीं हो ना बेटा, वो आपको समझना होगा। हर चीज जो आपके खिलाफ है, कुछ चीजें जेन्युइन भी होती हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि कहां जेन्युइनली आपकी गलती है, कहां आपको इंप्रोवाइज करना है, उस इंटेंशन से कहा जा रहा है, ठीक है। डिफेंसिव नहीं हो जाना है हर चीज में, हर चीज में लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। काफी जगह आपकी भी गलती है, वो भी समझ लो, उसको भी इंप्रोवाइज कर लो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, पॉजिटिवली लो, ठीक है। चलो, तो क्लियर है, सिंपल है, पूरे रिजर्व्स प्री हैं और पूरे P&L पोस्ट हैं, सिंपल सिंपल दिया हुआ है। S लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स, दिया हुआ है, आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड। एग्जिस्टिंग 10 शेयर्स के लिए 1 एडिशनल शेयर्स देंगे एज अ बोनस शेयर, ठीक है। अब पूछा क्या है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ बिफोर एंड आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। काफी इजी है ये भी, ठीक है, मुझे इजी लगता है, बट ठीक है, मीडियम कैटेगरी में, इसलिए मैंने इसको कैटेगराइज किया है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक मीडियम क्वेश्चन है। बोलो करना क्या है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर। अब बिफोर तो आसान है, बिफोर में तो आपको बोनस शेयर कंसिडर नहीं करना है, बस ऊपर जो डेटा दिया है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। उसमें भी आपको रिजर्व्स और P&L को स्प्लिट नहीं करना है, एक चीज पूरी प्री है, एक चीज पूरी पोस्ट है, तो वो कीचड़ में आपको हाथ भी नहीं डालने, इतना सिंपल है, ठीक है। तो बिफोर में तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आपको बोनस इशू का एडजस्टमेंट टफ लगता होगा, अरे पर बिफोर बोनस तो सही करो। बोलो, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां दिया रहता है, बैलेंस शीट में, ये जो मैंने आपको बताया 8,40,000, ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बोलो माइनस शेयर इन द नेट एसेट्स ऑफ S लिमिटेड। बोलो क्या क्या आएगा इसमें, शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल है,
डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अब आप पहले जो होल्डिंग का शेयर है वो निकाल लो। 48,000 शेयर्स हैं डिवाइडेड बाय 60,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, 6 लाख का आपका कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 आपके मतलब एक कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 60,000। तो आउट ऑफ 60,000 48,000 होल्डिंग कंपनी के पास है, तो 6 8 जा 48, 80% होल्डिंग कंपनी के पास है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 80% से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो या 48,000 शेयर्स हैं आपके पास इंटू 10 करके भी कर सकते हो। तो 48,000 इंटू 10, तो 4,80,000 आपका कैपिटल है, उसमें शेयर है। ठीक है, और फिर आएगा क्या आता है यहां पे, अब ये सब पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में होल्डिंग का जितना शेयर है वो आता है। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल में जितने भी है प्रॉफिट्स में होल्डिंग का जितना शेयर है उतना आता है। अब रिजर्व्स पूरे के पूरे प्री हैं और पीएनएल पूरा का पूरा पोस्ट है, तो पूरा का पूरा पोस्ट है तो वो यहां पे कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ रिजर्व्स में जितना होल्डिंग का शेयर है उतना आएगा। बोलो रिजर्व्स में कितना आएगा, 1,80,000 है, उसमें 80% होल्डिंग का है 144। ठीक है, दोनों ऐसे आपको माइनस करने हैं। तो बोलो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आएगा, प्लस आया तो मतलब गुडविल है, माइनस आया तो मतलब कैपिटल रिजर्व है। बोलो 8,40,000 माइनस 4,80,000 माइनस 144, 2,16,000 गुडविल, गुडविल आएगा 2,16,000। ठीक है, अब ये मैं बोल रहा हूं ये इजी है, इसमें कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर किसी ने भी चैप्टर पढ़ा है, ठीक ठाक भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, इतना तो सही आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर बोनस इशू। और आफ्टर में मतलब क्या है कि बोनस कहां से दिया गया है, पहले तो नंबर निकाल लो, बोनस शेयर्स कितने दिए गए हैं, हर 10 के लिए एक। बोलो अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सिर्फ होल्डिंग को जितना मिल रहा है उतना इफेक्ट आता है। ठीक है, तो पहले पूरा निकालो फिर स्प्लिट कर लो भले। बोलो 60,000 शेयर्स हैं सब्सिडरी के पास, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, हर 10 के लिए 1, मतलब 6,000 शेयर्स, इसमें से 80% यानी कि 4,800 शेयर्स होल्डिंग को मिले होंगे और 20% यानी कि 1,200 शेयर्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मिले होंगे। ठीक है, मतलब 4,800 शेयर्स और होल्डिंग को मिल रहे हैं। तो होल्डिंग के कितने शेयर्स हो जाएंगे, 48,000 ऑलरेडी थे प्लस 4,800, तो इतने शेयर्स हो जाएंगे आफ्टर बोनस इशू 52,800। ठीक है, 52,800 शेयर्स हो जाएंगे। बोलो सेम पूरा निकालो फिर से, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, माइनस शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड, पहला आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ले लो 52,800 इंटू 10, तो 5,28,000 कैपिटल बदल जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि बोनस पोस्ट से दिया गया है, मतलब ये जो 6,000 शेयर्स इंटू 10, लॉस कितना हो रहा है 60,000, 6,000 शेयर्स इंटू 10, ये 60,000 लॉस कहां से एब्जॉर्ब किया गया है, पोस्ट एक्विजिशन से। प्री का इसमें कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, वो पोस्ट में से माइनस हो जाएंगे, मतलब प्री एज इट इज रहेगा, तो प्री में इसका कोई भी इंपैक्ट यहां पे आएगा नहीं। तो रिजर्व्स पूरे के पूरे सेम आएंगे, 1,80,000 इंटू 80%, यानी कि 1,44,000। बोलो कितना आएगा गुडविल, $1,68,000। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब गुडविल। तो ये बहुत मतलब बेसिक है, क्वेश्चन में ही दिया है, पोस्ट से दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में प्री चीजें आती हैं, तो प्री वाले में से लोगों ने यहां से भी माइनस की हुई है, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। क्वेश्चन में दिया है पोस्ट और आपके यहां रिजर्व्स आते हैं प्री, तो यहां से आप माइनस कर क्यों रहे हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लिखो।
चलो, तो ये हो गया। अब आ जाओ, इनडिफरेंस पॉइंट वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन 6B। क्वेश्चन 6B, क्वेश्चन 6B आ जाओ। ये भी जिनको मैथ्स में थोड़ा कुछ कुछ होता है तो इनको ये टफ लगता है, ठीक है, मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं। अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स आउटले ऑफ 800 lakhs. The amount may be raised through the issue of equity shares of rupees 400 each, or by issuing equity shares of 600 lakhs and a loan of 200 lakhs at 14% interest. मतलब दो कैपिटल स्ट्रक्चर दिए कि पहला कैपिटल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से आप रेस कर लो, या दूसरा इक्विटी शेयर्स 600 lakhs के और डेट ले लो। मतलब एक पूरा इक्विटी है और एक डेट प्लस इक्विटी है, एक में लेवरेज नहीं है, एक में लेवरेज है, बस, ठीक है। और फिर है कि टैक्स रेट है 25%। कैलकुलेट द ईबीआईटी लेवल्स दैट वुड कीप इक्विटी इन्वेस्टर्स इनडिफरेंट ऑफ द टू ऑप्शन। तो ऐसा ईबीआईटी लेवल जहां पे दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर में सेम ईपीएस आता है, वो ईबीआईटी आपको निकालना है, ठीक है। बोलो क्या करेंगे। अब ये फॉर्मूला काफी लोग बोलते हैं कि सर याद नहीं हो रहा। अरे भाई, ये फॉर्मूला ईपीएस का फॉर्मूला है। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब ही है कि दोनों का ईपीएस सेम आना चाहिए, मतलब हम ईपीएस निकाल रहे हैं। अब अगर एक कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको दूं जिसमें सिर्फ इक्विटी है तो उसका आपको ईपीएस का फॉर्मूला बनाते नहीं आएगा। एक में अगर डेट एंड इक्विटी है तो उसमें ईपीएस का फॉर्मूला बनाते नहीं आएगा आपको। ईपीएस का फॉर्मूला है भाई, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद क्या करना है इसमें, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है। इंटरेस्ट डेट है तो इंटरेस्ट लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। बस जितने जिसमें स्ट्रक्चर्स हैं उसके हिसाब से आप निकाल लो, इतना तो आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहले वाले में क्या हो रहा है देखो, बोलो। अब इशू प्राइस 400 रुपीज है, ऐसा हम मानेंगे, पढ़ के जो समझ में आ रहा है, ऑफ रुपीज 400 ईच। एक इक्विटी शेयर 400 रुपए का आप इशू कर रहे हो, तो 800 लाख रुपए रेस करने के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो आएगा 2 लाख। 800 डिवाइडेड बाय 400 2 लैक्स, क्योंकि 800 लैक्स में थे तो 2 लैक्स शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, 600 लैक्स ही आप इशू कर रहे हो, 600 अपॉन 400 तो 1.5 आएगा मेरे हिसाब से, 1.5 लैक्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स लगेंगे आपको। बोलो भाई, तो पहले इसमें क्या होगा, पहला पार्ट जो है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होता है। अब पहले स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट तो है ही नहीं, डेट ही नहीं ले रहे तो इंटरेस्ट कहां से आएगा, तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है। तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स, ये आ गया आपका सीधे पैट। ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स मतलब आप टैक्स माइनस कर रहे हो, तो सीधे ये पैट आ गया। और प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं तो यही डायरेक्टली क्या आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डायरेक्ट आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसमें डेट भी है, ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मली करते हो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर पूरा ये जो आएगा माइनस इंटरेस्ट, इसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ईपीएस का फॉर्मूला बनाना है बस। बोलो, ईबीआईटी आपको निकालना है, टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट भी पॉइंट में लेते हैं, आपको पता ही होगा, 25% मतलब 0.25, 25 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो इसलिए आता है 0.25, तो 0.25। अब यहां आएगा आपका 2 लैक्स, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, 800 लाख डिवाइडेड बाय 400, तो ये आएगा 2 लाख। 600 लाख डिवाइडेड बाय 400 यानी कि 1.5 लैक्स, ठीक है, तो वो यहां पे मैं ले रहा हूं। बोलो, इंटरेस्ट कितना आएगा सेकेंड स्ट्रक्चर में, कितना लोन आप ले रहे हो, 200 लैक्स का, और उस पर साल का 14% इंटरेस्ट है। बोलो, 200 इंटू 14%
यानी कि 28 लैक्स, ठीक है, 28 लैक्स। अब आप पूरा आंसर लैक्स में भी ले सकते हो, तो आपका आंसर लैक्स में आ जाएगा। तो मैं सब लैक्स 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 में ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये 2 ले रहा हूँ, यहाँ भी क्या लूँगा 28, ठीक है, 28 लैक्स 1 माइनस 0.25 अपॉन 1.5 लैक्स। बोलो अब क्रॉस प्रोडक्ट करो, बोलो 1 माइनस 0.25। अब ये लोगों को यही सब नहीं आता, अब इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75, और ये तो वेरिएबल है ना। EBIT अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है उसको x अज्यूम कर लो, x ले लो। अरे भाई x में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो EBIT इसको x मानो, तो 0.75x, इसको भी मल्टीप्लाई करो। अब ये दो अलग अलग डब्बे हैं, ये डब्बे का वैल्यू क्या आएगा 0.75। अब इसको इस डब्बे के अंदर मल्टीप्लाई करो, बेसिक मैथ्स है। काफी बच्चे बोलते हैं कि ये नहीं आ रहा है, तो देख लो ना भाई, 2-4 ही स्टेप्स करनी होती है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ये डब्बे का वैल्यू पहले निकालो 0.75, और इसको दोनों अंदर डब्बे के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.75 EBIT माइनस 28 इंटू 0.75, तो ये आएगा 21। अब करो क्रॉस प्रोडक्ट, 0.75 इंटू 1.5, तो ये आएगा 1.125 EBIT इज इक्वल टू 2 को अब दोनों से मल्टीप्लाई करो। अब लोग एक से मल्टीप्लाई करते दूसरे से भूल जाते हैं, अरे भाई आपकी गलती है। क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 0.75 इंटू 2 यानी कि 1.5 EBIT माइनस 21 इंटू 2 यानी कि 42। बोलो अब 1.125 को उधर लेके जाओ, 42 को इधर लेके आ जाओ, तो 1.5 EBIT माइनस 1.125 EBIT इज इक्वल टू 42। बोलो कितना आएगा, 1.5 माइनस 1.125 यानी कि 0.375 EBIT इज इक्वल टू 42। तो EBIT इज इक्वल टू 0.375 को उधर लेके जाओ, वो डिवाइड हो जाएगा 0.375, तो 42 डिवाइडेड बाय 0.375, तो ये आएगा 112 लैक्स, ठीक है। सब लैक्स में था तो ये भी लैक्स में आएगा, तो 112 लैक्स पे इनडिफरेंस पॉइंट है। अब इस पे आप EPS निकाल के देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मेरा EBIT 112 है, ठीक है, पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होगा, सीधे टैक्स माइनस होगा, 112 माइनस 25%, तो मेरा अर्निंग आएगा 84 लैक्स डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, तो मेरा EPS आएगा 42। फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से 42 रुपीज मेरा EPS आ रहा है। अब सेकंड स्ट्रक्चर के हिसाब से निकालो, 112 माइनस इंटरेस्ट जो ऊपर आपने निकाला था 28, तो माइनस 28, तो आएगा 84, फिर इसमें से टैक्स माइनस होगा माइनस 25%, वो आएगा 63 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये भी आएगा 42। दोनों में EPS सेम आएगा, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर आपका आंसर सही है दोनों में EPS सेम आएगा, अगर आपका आंसर गलत है तो आपका EPS अलग अलग आएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। चलो लिखो, तो इसमें बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये EPS का फॉर्मूला है एज पर द फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, ये EPS का फॉर्मूला है एज पर द सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर बेसिक जो मैथ्स था, ठीक है, कि ये डब्बा है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट में इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच।